हाथी घोड़े तोप तलवारें फौज तो तेरी सारी है, फिर भी जंजीर में जकड़ा राजा मेरा अब भी सब पे भारी है। मैं जानता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग एग्जाम चाहे जैसा हो लेकिन जलवा आपका कायम रहेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज विकास मिश्रा एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी। अ वेरी वार्म वेलकम। तो फटाफट सभी बच्चे लाइव आ जाओ और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। क्यों, एक एक वीडियो आपके लिए, जो आपका एग्जाम है, जो आपकी सफलता है ना, उससे एक एक कदम आपकी सफलता के नजदीक लाता जा रहा है। बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं। आपको पता है ये टॉपिक ऐसा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एग्जामिनर चाहे या ना चाहे झक मार के क्वेश्चन बनाएगा इस टॉपिक से। तो आइए इस टॉपिक में चार चांद लगाते हैं। और मुझे पता है कि आप सभी लोग कितने भी एग्जाम की जंजीरों में जकड़े हुए हो, लेकिन फतेह आपकी ही होनी है। चलो बेटा, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दो और उसी के साथ में ये सेशन बूम हो जाए जब। तो आओ देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सीधा मैं इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इसके कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करूंगा। सो भाई, टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें, सीधी बात, नो बकवास। आपको पता है ना कि जो मेरा पहले से ही टारगेट है कि भाई सीधी बात नो बकवास। तो आओ क्वेश्चन को हम देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें बेटा, तो सबसे पहले उड़ता तीर इधर आ चुका है हमारे सामने। उड़ता हुआ क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। आप लोग आंसर करना शुरू कर दो, रुकना नहीं है, क्वेश्चन का आंसर करते रहना है जो भी आपको समझ में आए। ईमानदारी से, किसी को अपनी ईमानदारी प्रूव नहीं करना है, खुद से ईमानदार होना है। खुद से ईमानदारी से क्वेश्चन का आंसर करो। मैं समझाता जा रहा हूं। पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा द आर्टिस्ट एंड राइटर हैज डाइड। अब देखो ये जो सेंटेंस लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे इसी को रखा है हमने। रूल ये कहता है बेटा कि इफ, बनाओ नोट्स लो, इफ टू सिंगुलर subjects are connected by and, तो क्या करेंगे, यूज अ प्लूरल वर्ब इन दैट सेंटेंस। यूज अ प्लूरल वर्ब इन दैट सेंटेंस। कह रहा भाई अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा तो ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये दोनों ही एंड से कनेक्टेड हैं। वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। लेकिन जैसे हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा, एक ट्विस्ट बीच में आ गया, और ट्विस्ट बीच में ये आ गया, लेकिन अगर केवल फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के साथ में कोई आर्टिकल आया हुआ हो फर्स्ट वाले के, तो फिर दोनों ही सब्जेक्ट्स मिलकर एक ही पर्सन या थिंग को डिनोट करते हैं। मतलब जो आर्टिस्ट है वही राइटर है। और जब ऐसा हुआ तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हुआ तो यहाँ पर वर्ब भी कैसी आएगी बेटा, सिंगुलर आएगी, जो कि ऑलरेडी लिखी हुई है। तो बेस्ट ऑप्शन हम कौन सा टिक करेंगे, सो ऑप्शन नंबर हम डी टिक करेंगे। अब मान लो आपके मन में आ रहा, अच्छा सर ये बताओ, दो नाउन्स अगर एंड से कनेक्टेड हों और दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल्स आए, मतलब यहां पर अलग आर्टिकल लिखा हुआ हो और यहां पर अलग आर्टिकल लिखा हुआ हो, तो हम क्या करेंगे। तो बेटा चाहे आर्टिकल दोनों साथ अलग अलग हो, चाहे पोजेसिव एडजेक्टिव दोनों साथ अलग अलग हो, तो ये दोनों ही नाउन्स दो अलग अलग पर्सन या थिंग को डिनोट करेंगे। और अब इनके साथ आने वाली वो प्लूरल होगी। अब वर्ब कैसी होगी, प्लूरल। मतलब अगर हम ऐसे लिखें द आर्टिस्ट एंड द राइटर, तो अब लिखना पड़ेगा हैव डाइड। चलो आओ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, सेम जो पीछे मैंने पैटर्न बताया, सेम उसी पैटर्न पर आया हुआ है। कह रहा है अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग। अब देखो अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग लिखा हुआ है। ये जो हॉट लिखा है बेटा ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है, और ये जो कोल्ड लिखा है ये भी एडजेक्टिव ही लिखा हुआ है। तो चाहे नाउन हो चाहे एडजेक्टिव हो, दोनों के लिए पीछे जो मैंने बातें बताई वो सेम है। और अगर दोनों साथ दो अलग अलग आर्टिकल लगे हो, अब आप कहोगे अच्छा सर ये बताओ, कुछ ऐसा माहौल बने कि यहाँ ए लगे यहाँ एन लग जाए, तब क्या करेंगे।
अच्छा यहाँ एन लगे, यहाँ पर ए लगे, अरे बेटा जब दोनों साथ एन यहाँ ए यहाँ एन यहाँ ऐसा लिख कर आ जाएगा तब तो क्लियर ही हो जा रहा है कि ये प्लूरल है। लेकिन आप कंफ्यूज वहां होगे जब दो सिमिलर टाइप के वर्ड आएंगे, जैसे मान लो दोनों जगह द लिखा मिल जाए, अब पता चला एक जगह द लिखा एक जगह अ लिखा है, तब तो ये क्लियर है कि भाई प्लूरल है। कंफ्यूजन कब होगा? सेम चीज में। तो हमने देखा लेकिन दोनों साथ दो अलग अलग आर्टिकल्स लगे, अलग अलग का मतलब इसके साथ अलग आर्टिकल इसके साथ अलग आर्टिकल, तो अब दोनों प्लूरल होंगे। इसका मतलब हॉट स्प्रिंग अलग है, कोल्ड स्प्रिंग अलग है, तो वाज नहीं, अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बनेगा, यहाँ पर हमें वर लिखना पड़ेगा। वर फाउंड पाया गया है नियर ईच अदर, एक दूसरे के बगल में। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, बताओ बेटा आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, आंसर करते जाओ। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा इसी टॉपिक में, बस आपको ध्यान रखना है। लिखा है द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल। अब इसको आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो अब यहां पर हमने देखा फिर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, एंड से कनेक्टेड हैं, बट इनके साथ अलग अलग आर्टिकल लगा है। अलग अलग आर्टिकल लगा मतलब सेक्रेटरी कोई और है, प्रिंसिपल कोई और है। ऑफ क्या होता है बेटा? ऑफ होता है प्रीपोजिशन, ऑफ होता है प्रीपोजिशन। और द कॉलेज, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ आए वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है बेटा, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स कांट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। इनको हम कभी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बनेगा, तो वर्ब भी कैसी बनेगी? प्लूरल। तो द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। तो अब यहां पर सब्जेक्ट हमारा बेटा प्लूरल बन रहा है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल बनेगा तो वर्ब भी हमारी प्लूरल बनेगी, और अगर हमारी वर्ब भी प्लूरल बनेगी जो कि ऑलरेडी लिखी है, तो भी फिर हम किस पे टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी पे। ये सबसे कठिन परीक्षा होती है आपकी, जिसमें डी वाले ऑप्शन को टिक करना होता है, मतलब नो एरर को। काफी सारे बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है माई एल्डर सिस्टर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग एंड देयरफॉर हैव ज्वाइंड द कोचिंग क्लासेज। समझो इसको, मेरी बात को देखो, लिखा द माई एल्डर सिस्टर। अब यहां पर मैं चाहे जो कॉन्सेप्ट लगा लूं, अब जनरली तो मैंने ये सिखा है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स लिखे हों बेटा, एंड से कनेक्टेड हों, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स लिखे हों बेटा और एंड से कनेक्टेड हों, और इनसे पहले अगर केवल पहले वाले के साथ में पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा हो, तो दोनों मिलकर सेम पर्सन या थिंग को दिखाते हैं। लेकिन अब यहां पर हमें ध्यान देना बेटा, हमें रट्टू तोता नहीं बनना है, कतई नहीं बनना है। हमें कॉन्सेप्ट के साथ ही साथ सेंस को भी ध्यान में रखना है। हमें देखना क्या सेंस बेहतर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब ये कहाँ से आएगा? अब हमें पता है बेटा, ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि जो मेरी एल्डर सिस्टर है और मैं, दोनों एक व्यक्ति नहीं हो सकते, दोनों दो अलग अलग पर्सन को डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, तो हमें लिखना पड़ेगा आर। क्या लिखना होगा बेटा? आर। तो माई एल्डर सिस्टर एंड आई आर इंटरेस्टेड। लेकिन पढ़ने में क्या मजा आ रहा है, पढ़ने में क्या अच्छा लग रहा है? पढ़ने में तो एम अच्छा लग रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा अगर आपने हिंट लिया होता तो यहाँ ऑलरेडी प्लूरल वर्ब लिखी हुई है, तो आप इसको देख कर भी, क्यों? क्योंकि कोचिंग क्लासेज कौन ज्वाइन किया है? मेरी एल्डर सिस्टर और मैं। तो ये वाला जो क्लॉज लिखा है ये खुद ही हिंट दे रहा है। तो कभी कभी हम ज्यादा परेशान होते हैं, जबकि उतना होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि भाई आंसर में पहले से ही, वो क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ, बस हमें खोजने की जरूरत है। आओ देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 5 करा, यू एंड आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग। आंसर करो बेटा, बोलो बोलो, आंसर करो आंसर करो। यू एंड आई, पहले तो हम यहाँ ये समझते हैं कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव सेंटेंस हो बेटा तो 2 3 1 का हम यहाँ सीक्वेंस लगाते हैं। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 3 गायब है, तो 2 1 ये सही है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं तुम और मैं आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द मीटिंग, मीटिंग का हिस्सा मतलब उसमें बनने जा रहे हैं, भाग लेने जा रहे हैं टुमारो, कल।
अब कुछ तो सोचेंगे सर पहली गलती है, टुमारो लिखा विल गो लिखो, नहीं बेटा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के माध्यम से भी फ्यूचर की एक्टिविटी को हम रेफर करते हैं जब हमें कुछ सर्टेनिटी उसमें शो करनी हो। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि दोनों फिर यहाँ प्लूरल होंगे, तो एम नहीं, क्या लिखना होगा, आर गोइंग, तो बेस्ट ऑप्शन ए। चलो अगले में बताओ। अब देखो अगला क्वेश्चन बताओ, उससे पहले हम इस पे पहले बात करते हैं। देखो लिखा हुआ है आई विथ माई फैमिली। अब देखो एक हो गया यहाँ सब्जेक्ट आई और दूसरा सब्जेक्ट हो गया बेटा यहाँ पर माई फैमिली। ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट नंबर 1, ये हो जाएगा सब्जेक्ट नंबर 2। कह रहा आई विथ माई फैमिली हैव रिजाइडेड इन अ स्मॉल विलेज नियर द सी फॉर द पास्ट 2 डिकेड्स। कॉन्सेप्ट समझो, ये अब अगला कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ये रूल कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट कुछ कंजंक्शन जैसे विथ, अलोंग विथ, इन एडिशन टू, टुगेदर विथ, लाइक, अनलाइक, ये इधर वही लिखा हुआ है, एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट, टुगेदर विथ एंड नॉट, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, बट, ये बट के बाद में अलग है, फिर है बिसाइड्स, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पनीड बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, हेडेड बाई, गाइडेड बाई, कंट्रोल्ड बाई, गवर्नड बाई, ईटीसी। तो ऐसे केस में हम जो हमारा फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है बेटा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाया करते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही फेमस, मतलब ये समझ लो अगर ये नहीं आ रहा है तो तुम्हें समझ लो ग्रामर नहीं आता। तो देखो यहाँ पर ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, तो आई के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी है। तो हमने यहाँ आई के अकॉर्डिंग वर्ब देखा कि हैव लिखा हुआ है, तो आई विथ माई फैमिली हैव रिसाइडेड इन अ स्मॉल विलेज नियर द सी फॉर द पास्ट 2 डिकेड। तो सब्जेक्ट आई के साथ हम हैव लगाते हैं जो कि लगा है, तो एरर कहाँ बनेगा, ऑप्शन नंबर डी में बनेगा। क्लियर, मतलब बेस्ट ऑप्शन डी। अगला देखो लिखा है द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज हिज एडवाइजर्स। देखो चीफ मिनिस्टर अपने एडवाइजर्स के साथ में, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 बनेगा बेटा वो क्या बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट नंबर 1। हिज एडवाइजर्स ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट नंबर 2। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग। चीफ मिनिस्टर बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम हैव नहीं बल्कि क्या लगा देंगे, हैज। तो हमें लिखना पड़ेगा हैज एग्रीड टू एड्रेस द रैली, वो एड्रेस, रैली को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए एग्री हो गए हैं। एक बात आपको बताऊं, छोटी सी बात बताता हूं, ये सब एक्चुअल में प्रीपोजिशंस लिखे हुए हैं, ये सब फ्रेजल प्रीपोजिशन है। फ्रेजल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, फ्रेजल का मतलब जो एक से ज्यादा वर्ड को मिलाकर बने हैं। अब ये बात यही कि नहीं, कहीं भी अगर किसी भी सेंटेंस में कहीं हम प्रीपोजिशन लिखते हैं बेटा, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा, ये रूल है कि हमेशा हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, और ये या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। और रूल ये कहता है, देखो मैं यहाँ पर रूल लिख देता हूं कि रूल ये कहता है कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स can't be used as a subject in a sentence, कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स को किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इस सेंटेंस को हम देखेंगे तो ये जो विथ है ये प्रीपोजिशन हो गया, और ये माई फैमिली बन गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी नहीं। ये जो माई फैमिली है ये बन गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी नहीं। तो इससे पहले बचा क्या, आई, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, सिंपल। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। ऐसे यहाँ एज वेल एज प्रीपोजिशन, हिज एडवाइजर्स बन गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगे नहीं। बचा क्या है,
चीफ मिनिस्टर बचा हुआ है, MINISTER, ठीक है। तो इस यही बचा हुआ है, तो सब्जेक्ट नंबर 1 बचा है, ये बन गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी नहीं, तो बचा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब। अगला देखो लिखा है द पिजन लाइक अदर वर्ड्स हैव विंग्स। कह रहा है पिजन जो कबूतर होता है ना, इसका मतलब लाइक ये क्या हो गया, अब कहने तो कह दे रहे हैं कंजंक्शन, हर बुक में यही लिखा है, एक्चुअल में प्रीपोजिशन के जैसे काम कर रहा है। जैसे हम बट को यूज करते हैं, जब बट का यूज हम प्रीपोजिशन के रूप में करते हैं तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट, को छोड़कर। क्या मीनिंग होती है बेटा, को छोड़कर। कंजंक्शन के रूप में हम इसको जनरली जब यूज करते हैं तो इसकी मीनिंग क्या होती है, लेकिन। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, लेकिन। चलो आप लोग आंसर करो, एक बार बताओ यहां पर क्या लिखेंगे, जल्दी आंसर करो बेटा। कैसे सही करोगे इसको बोलो। तो लाइक हो गया, ये हो जाएगा सब्जेक्ट नंबर 1, ये बन गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 2। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, पिजन के अकॉर्डिंग लगेगी। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर, तो हैव नहीं लिखो, हैज विंग्स। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले पे हम बढ़ते हैं, विंग्स मतलब पंख होता है। माई फादर अनलाइक अलग है, किससे अलग है, माई अंकल आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो अब यहाँ पर माई फादर ये बन गया सब्जेक्ट नंबर 1, माई अंकल्स ये बन जाएगा सब्जेक्ट नंबर 2। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी बेटा, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग लगेगी, तो आर नहीं, क्या लिखोगे, इज वेरी स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट कौन है, मेरे फादर। तो यहाँ बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट हम डिस्कस करेंगे। पढ़ना मतलब पढ़ना, 1 घंटे मतलब 1 घंटे मन लगा के पढ़ना है। सेशन को भी शेयर करते रहो, जो भी आपके पड़ोसी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, दुश्मन हैं, सबका भला करो, ठीक है। आओ देखो इधर लिखा, एवरीवन आर एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझो इसको। देखो, समवन, नो वन, anyone, somebody, nobody, anybody, something, nothing, anything, none, one, each, everyone, everybody, either, neither। ये जितने भी वर्ड्स आपके सामने लिखे, एक्चुअल में ये प्रोनाउंस लिखे हुए हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं बेटा, समवन, नो वन, anyone, somebody, nobody, anybody, something, nothing, anything, none, one, each, everyone, everybody, either और neither। ये जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, सिंगुलर होते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और अगर सब्जेक्ट हमारी सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पर आर को हटाएंगे और इज्जत से इज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल ही यही है कि अगर किसी सेंटेंस में बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ मिल जाए तो ऐसे सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और अगर किसी सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट लिखा हुआ मिल जाए तो ऐसे सेंटेंस में प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ऐसे सेंटेंस में प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो बेटा ये बात हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखनी, भूलना नहीं है। आओ बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11 पे लिखा, मोर देन वन स्टूडेंट। आपको पता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ था, मतलब प्रीवियस में आपके एग्जाम में। तो एक बात हमें ध्यान रखना कि कहीं भी अगर यहाँ लिखा है मोर देन वन, क्या लिखा है बेटा, अगर किसी भी सेंटेंस में कहीं भी लिखा मोर देन वन
तो इसके बाद में यहाँ पर जो भी नाउन आएगा यू विल ऑलवेज यूज इट सिंगुलर फॉर्म, और जो वर्ब होनी चाहिए बेटा वो भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो इन दोनों का ही सिंगुलर फॉर्म लगेगा। तो मोर देन वन स्टूडेंट, अब स्टूडेंट कैसा सब्जेक्ट है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर वाज लिखा हुआ है जो कि ऑलरेडी करेक्ट लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो मोर देन वन स्टूडेंट वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखो लिखा नाइदर कंट्री इज रेडी फॉर अ कंप्रोमाइज। समझो मेरी बात को, पहले आप लोग आंसर कर दो फिर मैं आपको समझाता हूं। पहले आप लोग आंसर कर दो फिर मैं आपको समझाता हूं। एक बार सभी बच्चे आंसर करो जो भी तुम्हें इसके बारे में समझ में आए। कह रहा नाइदर कंट्री, कोई भी कंट्री। अब नाइदर का हम जनरली यूज करते हैं, नाइदर का हम जनरली यूज करते हैं दो में से कोई नहीं। नाइदर का हम जनरली कहीं भी यूज करेंगे तो दो में से कोई नहीं। अब नाइदर है, देखो सबको एक साथ में समझा दे रहा हूं। ईच का प्रयोग हम करते हैं दो या दो से अधिक में से प्रत्येक। आइदर दो में से एक, मतलब वन आउट ऑफ टू, वन आउट ऑफ टू। आइदर नाइदर, नाइदर को हम यूज कर लेते हैं। तो नाइदर मीन्स होता है दो में से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं सब समझाता हूं आपको। जैसे मान लो दो बच्चे हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, और पता चला दोनों में से कोई नहीं आया है पढ़ने, तो हम यहाँ नाइदर बोलेंगे। तो दो में से कोई नहीं के लिए नाइदर। और एक वर्ड है बोथ, और अगर दोनों आ गए हैं पढ़ने तो बोथ हम यूज करेंगे। बोथ मतलब होता है दोनों। तो इन सभी का हम यूज करते हैं फॉर टू, मतलब ऐसे समझो। अब आप कहोगे नहीं सर यहाँ तो लिखा है दो से अधिक के लिए, तो इसको अंडरस्टूड रखना है, हमें समझते रहना कि हाँ इसका दो से अधिक के लिए भी करते हैं, बट जो मेन यूज है वो दो वाला। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं बेटा। अगला हम जो इसका यूज करेंगे यहाँ पर होता है एवरीवन। अगला जो वर्ड है वो क्या है, एवरीवन। अगला वर्ड हमारा क्या है बेटा, एवरीवन। एवरीवन का हम यूज करते हैं दो से अधिक में से प्रत्येक। दो से अधिक में से प्रत्येक, एवरीवन। फिर नन, दो से मतलब टू प्लस दो से अधिक में से कोई नहीं। और एवरीवन, नन, और दो, अगर दो में से कोई तो हम एनी। टू प्लस में से कोई, तो ये बात हमें ध्यान रखना है कि एनी का यूज हम कभी दो के लिए नहीं करते, दो से अधिक के लिए। और अगर दो से अधिक में से सभी तो टू प्लस में सभी, मतलब दो से अधिक लोग हैं, अगर उनमें से हमें सभी को व्यक्त करना है तो उसके लिए हम ऑल यूज करते हैं। तो दो में से प्रत्येक ईच, दो से अधिक में से प्रत्येक एवरीवन, दो में से एक आइदर, ढेर सारे दो से ज्यादा हैं उनमें से एक एनी, नाइदर दो में से कोई नहीं, नाइदर दो से अधिक में से कोई नहीं, नन दो हैं दोनों, बोथ दो से ज्यादा हैं उनमें से सभी, ऑल। तो इनका हम यूज करते हैं फॉर मोर देन टू, और इसका हम यूज किसके लिए करते हैं, फॉर टू। तो जैसे हमने यहां पर लिख दिया नाइदर स्लैश नन ऑफ द पेरेंट्स रीच्ड देयर, और हमने अगला लिख दिया ही हैज 3 sons
नाइदर स्लैश नन हैज एनी मेरिट। तो हमें यहाँ पर बताना है नाइदर आएगा कि नन आएगा, यहाँ भी बताना हमें नाइदर आएगा कि नन आएगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर करो। क्या लिखोगे, नाइदर लिखोगे या नन लिखोगे? 2 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। और एक और देख लो, एक और ऊपर में लिख देता हूँ, आई हैव टू नॉवेल्स यू कैन टेक each slash every one of them। 3 क्वेश्चन है बेटा, तीनों का आंसर करो आप लोग। क्या लिखोगे, तीनों में ऐसे लिख लिख के भेजना है भाई। जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ऐसे लिखना है आपको, पहले में नाइदर या नन ऐसे लिख करके भेजोगे कि पहले में क्या लिखेंगे, दूसरे में क्या लिखेंगे, तीसरे में। सभी बच्चे आंसर लिखो। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं बगल हो जाता हूँ, क्योंकि ऐसा मतलब डिटेल में जल्दी कहीं लिखा मिलता नहीं, ऐसा डिटेल में कहीं जल्दी लिखा हुआ मिलता नहीं बेटा। बोलो जल्दी, बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए, हरी अप। जल्दी जल्दी बताओ। थोड़ा तेजी से आप सभी बच्चे आंसर करेंगे तो मजा आएगा, ठीक है? बोलो बोलो, आंसर करो, आंसर करो। आंसर सभी लोग करेंगे। समय इसलिए दे रहा हूं कि जिससे आप बेहतर आंसर कर पाओ। बोलो, चलो देखो, समय बहुत हो गया, अब समझो। ऑफ, ऑफ के बाद ये जो कुछ लिखा है बेटा, ये है टोटल। ऑफ के बाद ये जो कुछ लिखा, ये क्या है, टोटल। अब यहां लिखा पेरेंट्स। अब हमें पता है, अगर पेरेंट्स की हम बात करेंगे, माता और पिता, मतलब टोटल कितने लोग हो गए, 2। अब 2 में से कोई नहीं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, नाइदर। उसके लिए नन नहीं यूज होता, नाइदर यूज होता है। और अगर हमें वर्ब भी लगानी होती तो हम सिंगुलर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है, इस पे सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला है भाई, ही हैज 3 सन्स। अब टोटल कितने सन्स हैं बेटा, 3। यहाँ हैव मत लिख देना कि सर 3 है तो हैव लिख दूं, ही के अकॉर्डिंग वर्ब आई है, ये भी समझना है। तो ही हैज 3 सन्स नाइदर। अब 3 सन हैं, तो 3 में से कोई नहीं, 2 से अधिक में से कोई नहीं के लिए हम क्या लिखते हैं बेटा, नन लिखते हैं। और ऐसे ही यहां पर हम अगर सेंटेंस की बात करेंगे तो लिखा है आई हैव 2 नॉवेल्स। कितनी नॉवल है टोटल, 2। तो ये हो गया भाई हमारा टोटल, टोटल 2 नॉवल है, 2 में से प्रत्येक। तो वैसे मैं बताऊं, 2 में से प्रत्येक के लिए वैसे एक बार आप कोई पहली लोगे, एक बार दूसरी नॉवेल, लेकिन यहाँ पर सबसे बेहतर ऑप्शन जो और मजेदार होगा, जो तुम्हारे गले के नीचे भी उतरेगा, वो होगा आइदर। एवरीवन तो कतई नहीं होगा, तो सबसे बेहतर वैसे तो आइदर होना चाहिए। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे, तो सब लोग समझ गए हो। तो कह रहा नाइदर कंट्री। अच्छा हाँ, एक बात और समझ लो, अगर किसी सेंटेंस में नाइदर लिखा हुआ है, ईच लिखा हुआ है, एवरीवन लिखा हुआ है, और इनके जस्ट बाद यही नाउन यूज करना हो जाए, तो नाउन भी सिंगुलर होता है और उस सेंटेंस में आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होती है। तो नाउन सिंगुलर लिखा है, वर्ब भी सिंगुलर लिखी है, तो एरर कहाँ हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी पे टिक करेंगे। कहाँ टिक करेंगे बेटा, डी वाले पे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला देखो, आइदर ऑफ द रोड्स। अब देखो यहाँ ऑफ लगाया, तो अब ऑफ लगाया तो आइदर के बाद में सिंगुलर नहीं, अगर ऑफ लगाया तो देखो इसके लिए रूल क्या है, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ,
none of, every one of, तो इनके बाद वाला जो भी नाउन आएगा बेटा या फिर जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, प्लूरल। बट इनके बाद में जो वर्ब लगाएंगे बेटा, वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। समझो मेरी बात को। अगर हमें लिखना होगा ईच तो हम लिखेंगे ईच बुक, ये करेक्ट होगा। बट अगर आपने लिख दिया यहाँ पर ईच बुक्स तो ये इनकरेक्ट होगा। लेकिन अगर हमने यहीं पर लिख दिया ईच ऑफ, तब हमें लिखना होगा ईच ऑफ बुक्स, नाउन प्लूरल, अब ये करेक्ट होगा। अब अगर आपने यहां पर लिख दिया ईच ऑफ द बुक, ऐसे लिखा तो अब ये सिंगुलर है। मान लो यहां भी दो लगा दूं, कुछ निश्चित कर देता हूं, तो अब ये सही है। लेकिन यहां पर ये सिंगुलर हमने लिखा तो अब ये क्या हो जाएगा, गलत। तो अगर ऑफ नहीं आया तो सिंगुलर नाउन, अगर ऑफ आया तो उसके बाद प्लूरल नाउन। क्यों? क्योंकि भाई अगर हमें किसी चीज में से प्रत्येक दिखाना है, प्रत्येक कब कहेंगे, जब वो चीज एक से ज्यादा होगी, तो वहां हमें लिखना होगा। बट ऐसे हम डायरेक्ट लिखेंगे तो यहाँ नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन ही लगाना है। हालांकि वर्ब दोनों साथ सिंगुलर आएगी। तो यहाँ ये जो ईच लिखा है ये एडजेक्टिव है, और यहाँ ये जो ईच लिखा है ये प्रोनाउन लिखा हुआ है, ये दोनों में फर्क है। तो आइदर ऑफ द रोड्स, रोड्स प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर चाहिए हमें, तो लीड नहीं बेटा, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल होती है। बट अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस लगा दें तो ये क्या बन जाती है, सिंगुलर। क्या बन जाती है बेटा, सिंगुलर। तो यहाँ लीड नहीं, हमें लीड्स लिखना होगा, तो बेस्ट ऑप्शन बी बनेगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स in the computer class has to type their own research paper this semester। आओ समझो इधर, each of the students, each of, अब हमें इसके बाद में चाहिए नाउन प्लूरल। तो हमने देखा ये नाउन जो है ये कैसा लिखा है, प्लूरल लिखा हुआ है। यहाँ तक तो कोई करेक्शन नहीं। इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ आएगा वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, मोह माया, इसको कहानी कैंसिल। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर बना बेटा, तो वर्ब भी हम कैसी बनाएंगे, सिंगुलर है जाए, ये सही है। टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर। अब समझो मेरी बात को, देखो सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है बेटा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर केवल इतना ही सेंटेंस लिखा हो तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट कौन से डिसाइड करेंगे, तमाम रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट खोज लेना। जैसे यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन है, ये बन गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी। फिर इन प्रीपोजिशन है और फिर बन गया द कंप्यूटर क्लास प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आएगी, तो ईच के अकॉर्डिंग हम वहां पर वर्ब लगा देंगे। यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है ना। अब जिस वर्ड के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं, अगर आगे हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव भी लगाना हो, अगर इसके आगे बेटा हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव भी लगाना हो, क्या लगाना हो बेटा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, हिज, हर, योर, आर, देयर, इट्स, माई। अगर इनके बाद हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव भी लगाने हो तो हम क्या करेंगे बेटा, तो अगर हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव भी लगाने हो तो जिस वर्ड के अकॉर्डिंग वर्ब लगी है उसी वर्ड के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा। तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगी, ईच के अकॉर्डिंग। और ईच कैसा होता है, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और जेंडर क्लियर नहीं है तो वर्ब पॉजेसिव एडजेक्टिव की जगह पर बेटा हमेशा हिज लगाया करते हैं। तो यहाँ जो एरर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखा कैसा ट्विस्ट है मामले में। अच्छा, डिटेल में इसीलिए समझा रहा हूं कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। अगला देखो, नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स। अब यहाँ कहानी अलग है, यहाँ कॉन्सेप्ट अलग है, यहाँ चीजें अलग है। अगर किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स बेटा, नाइदर और इसके साथ पेयर आएगा नॉर, आइदर इसका पेयर है और नॉट ओनली इसका पेयर है बेटा बट ऑल्सो। अब जब भी ये पेयर्स आएंगे तो यहां हो जाएगा सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 1, यहां बनेगा सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 2।
और इसी के साथ हम यहाँ लगा देंगे वर्ब, इसी के साथ में हम यहाँ लगा देंगे वर्ब। तो ऐसे सेंटेंसेज में जो वर्ब आती है बेटा वो हमेशा क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट किसके, इसी वर्ब के। तो इस वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, ये है सब्जेक्ट नंबर 2। तो यहाँ पर द गर्ल ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, हिज पेरेंट्स हो गया सब्जेक्ट नंबर 2, ये हो गई वर्ब। अब वर्ब के इसके क्लोजेस्ट सब्जेक्ट क्या है, द पेरेंट्स है, और हमें पता है हर पेरेंट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ से वाज को हटाएंगे और वर लगाएंगे। कुछ बच्चे इसको रटे बैठे होते हैं, वो क्या रट के बैठते हैं, वो रट के बैठते हैं दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। अब मान लो थोड़ा सा मामले में ट्विस्ट लाते हैं। ट्विस्ट ये है कि अगर मैं ऐसे लिख दूं कि आइदर द मैन और द वुमेन और द चिल्ड्रन हैज इन्फॉर्म्ड द पुलिस, ऐसे सेंटेंस लिख दो, तब क्या करोगे। तो अब यहां पर द मैन सब्जेक्ट नंबर 1, द वुमेन सब्जेक्ट नंबर 2 और द चिल्ड्रन सब्जेक्ट नंबर 3, हैज हेल्पिंग वर्ब, इन्फॉर्म्ड मेन वर्ब, ये वर्ब हो गई। ये वर्ब का कॉन्सेप्ट ये हो गया। तो आइदर द मैन और द वुमेन और द चिल्ड्रन। अब यहाँ जो बच्चे रट के बैठे होते हैं ना कि भाई सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, वो ऐसे ढहेंगे जैसे ताश के पत्ते का महल, उनकी हालत खराब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वुमेन के अकॉर्डिंग लगाएं तो ये सिंगुलर होता है। अच्छा, कुछ बच्चे नहीं पता है तो उनको भी ये भी बता देता हूं, WOMAN इसको हम पढ़ते हैं बेटा वुमेन, और ये सिंगुलर होता है। WOMEN इसको हम पढ़ते हैं बेटा विमेन, इसको हम क्या पढ़ते हैं विमेन, और ये प्लूरल होता है। और वुमेन्स या विमेन्स इस नाम का कोई वर्ड होता ही नहीं है, इसको भी हमें अपने ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ क्लोजेस्ट, यहाँ रूल आपको ध्यान रखना है कि जो क्लोजेस्ट जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग, चिल्ड्रन यहाँ प्लूरल है तो हैज को ड्रॉप करेंगे, क्या लिखेंगे हैव लिखेंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगला है सिंपल सा सेंटेंस है, नॉट ओनली। सबसे पहले खोजो इसका पेयर, बट ऑल्सो। बट ऑल्सो हमें मिल गया, एरर बताते रहो आप लोग, आंसर करते रहो। द डॉक्टर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 1। द नर्स, द नर्सेज ये क्या हो गया सब्जेक्ट नंबर 2। ऑफ क्या हो गया बेटा प्रीपोजिशन। और अगला ये जो लिखा हुआ है दिस नर्सिंग होम, ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और आपको पता है जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगती। तो यहाँ पर क्लोजेस्ट सब्जेक्ट तो बट ऑल्सो की, अब इज वर्ब है, अब वर्ब इसके नजदीक सबसे जो सब्जेक्ट नजदीक सब्जेक्ट है नर्सेज है, तो इज को ड्रॉप करेंगे और इज की जगह हमें क्या लिखना होगा आर। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बन जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द बॉय एट द डोर इज माई ब्रदर। आंसर करो आप लोग, आंसर करो। इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। द बॉय एट द डोर इज माई ब्रदर, लड़का जो दरवाजे पर है मेरा भाई है। कहते ना आज तू मेरा भाई है। हाँ, आजकल तो तमाम मिल रहे हैं, तू मेरा भाई है, वो मेरा बाबू है। बाबा बन जाना, बाबू मत बनना किसी का। चलो बेटा, द बॉय एट द डोर इज माई ब्रदर, तो कह रहा लड़का जो दरवाजे पर है मेरा भाई है। तो द बॉय ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, एट है प्रीपोजिशन, और द डोर बन जाएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। द बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो भी सिंगुलर है, दैट इज करेक्ट। और अगर सब कुछ जीवन में सही चल रहा हो बेटा तो ऑप्शन डी पे टिक किया करो हमेशा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ पेडेस्ट्रियन। आंसर करो और मैं समझाता भी हूं आपको। देखो ये कहता है रूल, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में टाइम, मनी,
डिस्टेंस, वेट, टाइम, मनी, डिस्टेंस और वेट, ये जो चार वर्ड लिखे हैं, अगर इन चारों में से किसी का भी यूज, अगर इन चारों में से किसी का भी यूज हम इनकी प्लूरल क्वांटिटी को, ये भी ध्यान रखना है कि इनकी अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस में इनकी प्लूरल क्वांटिटी लिखी हो, प्लूरल क्वांटिटी मतलब एक से अधिक, जैसे यहाँ 10 माइल्स लिखा है, और अगर इनको हम अमाउंट के रूप में शो करें, कैसे शो करें बेटा, अमाउंट के रूप में, अगर इन्हें हम अमाउंट के रूप में एक्सप्रेस करें तो इनके साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। कैसी वर्ब आती है बेटा, सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि इनको सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। कैसे, जैसे हमने लिख दिया 3 लाख रुपीज इज स्लैश आर द प्राइज मनी फॉर दिस कॉम्पिटिशन। अब ये जो सेंटेंस हमारे सामने लिखा है, आपने देखा वैसे तो सब्जेक्ट की जगह लिखा 3 लाख रुपीज, ये हो गया सब्जेक्ट। अब देखने में तो लग रहा है सर सब्जेक्ट तो प्लूरल है, इज और आर, और लेकिन ये जो 3 लाख रुपए ये है क्या, ये प्राइज मनी है। 3 लाख रुपए अलग अलग नहीं, 3 लाख टोटल मिला करके एक प्राइज मनी बन रही है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि ये गिलास है, जैसे कि मान लो एक गिलास है, अब मान लो मुझे कंचे बेचना है, कंचा जानते हो, गोली खेले होगे बचपन में। अब मान लो मैं इसमें भर के दे रहा हूं और एक गिलास भर रहा हूं, तो मान लो इसमें 50 कंचे आ जा रहे हैं, मान लो इसमें 50 कंचे आ रहे हैं। मैंने कहा भाई 20 रुपए का एक गिलास कंचा दे रहे हैं, तो मैंने आपको एक गिलास कंचा दिया, मैंने 50 नहीं दिया। वहां पर हम देख रहे हैं कि 50 मिलकर एक गिलास बना रहे हैं, तो 50 मिलकर एक गिलास, तो हम इसको 50 नहीं देखेंगे, हम इसको एक गिलास के तौर पे देखें, मतलब इनको एक अमाउंट के रूप में व्यक्त किया है। ऐसे ही ये जो 3 लाख रुपए हैं, ये 3 लाख रुपीज, ये टोटल मिल करके एक प्राइज मनी बना रहे हैं, तो इसलिए अमाउंट को दिखा रहे हैं, तो आर नहीं इज। ऐसे यहां पर क्या कह रहा, 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ पेडेस्ट्रियन। अब देखो पेडेस्ट्रियन पैदल चलने की बात कर रहा है, अगर यही 10 मील डिस्टेंस में से 5 मील अगर इसने ट्रेन से यात्रा किया, 2 मील इसने बाइक से यात्रा किया, और 3 मील इसने पैदल चला, तो अब ये अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से इसको ट्रैवल कर रहा है, इस टोटल डिस्टेंस को, तो अब हम इसको प्लूरल मानेंगे, अब ये अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर टोटल अमाउंट ये ट्रेन से ही ट्रैवल करे तो अमाउंट, मतलब टोटल डिस्टेंस से ट्रेन से ही ट्रैवल करे तो इसको अमाउंट मानेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगी। जिन बच्चों को नहीं पता, मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जिनको नहीं पता है वो गलत ही टिक करके आना, और क्या, वो क्या करेंगे, गलत ही टिक करके आएंगे। अगला बैच फिर स्टार्ट करेंगे तुम्हारे लिए, और क्या करें, क्या कर सकता हूँ बताओ, क्या करूं मैं इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, कह रहा ड्राइविंग वेरी फास्ट ऑन अ बिजी रोड में लीड टू एन एक्सीडेंट। एरर बताओ फिर मैं समझाता हूं, आप लोग एरर बताओ फिर मैं समझाता हूं। कह रहा बहुत तेज चलाना ऑन अ बिजी रोड, किसी बिजी रोड पर, में लीड टू एन एक्सीडेंट। नाउ टेल मी व्हिच इज द राइट ऑप्शन, बताओ भाई। चलो तब तक मैं समझाता हूं, आप लोग आंसर भी करते रहो। देखो किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट मतलब स्ट्रक्चर है बेटा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, और उसके बाद में हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। समटाइम्स वी फील डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। बहुत डिफिकल्टी हमको ऐसे नजर आती है कि भाई सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, क्यों, क्योंकि ये हो गई हमारी वर्ब, जिसमें से जो में लिखा है ये है मॉडल वर्ब, और लीड ये हो गई मेन वर्ब। वर्ब वाला मामला पूरा सही है, क्योंकि मॉडल वर्ब
अगर कहीं भी कोई मॉडल वर्ब लिखी हो तो इनके बाद हमेशा हमें कौन सा फॉर्म यूज करना होता है बेटा? बेस फॉर्म। कौन सा फॉर्म हमें यूज करना होता है? बेस फॉर्म। ये सही है, लेकिन इधर हमें समझना है। तो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट आ जाए और उसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट आए, तो ये सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी वाला जो पोर्शन बचा है ये प्रेडिकेट का फॉर्मेशन करता है। ये किसका फॉर्मेशन करता है बेटा? प्रेडिकेट को फॉर्म करता है। प्रेडिकेट मतलब होता है विधेय। प्रेडिकेट मीन्स क्या होता है? विधेय। और प्रेडिकेट जिस वर्ड के बारे में बात करता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हमने लिख दिया टू राइट स्टोरीज इज स्लैश आर एन इंटरेस्टिंग वर्क, या इज इंटरेस्टिंग, डायरेक्ट ऐसे लिख दो। ऐसे हमने लिखा। अब देखो, अगर हम इसको देखें तो यहाँ टू राइट स्टोरीज, आपकी जानकारी लिए बता दूं, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम करे तो इसे हम जेरेंड कहा करते हैं। और अगर किसी सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट का काम करे तो इसे हम इन्फिनिटिव कहा करते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम इन्फिनिटिव कहा करते हैं। ये दोनों ही अगर सब्जेक्ट का काम करें तब ऐसा होता है। तो अगर ये दोनों सब्जेक्ट का काम करें तो इनके साथ हम वर्ब कैसे लगाते हैं बेटा? सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर टू राइट को सब्जेक्ट माने तो इज लिखना होगा, अगर हम स्टोरीज को कंसीडर करें तो आर लिखना होगा। तो ये कंफ्यूज हो गए बच्चे। तो अब वही चीज यहाँ पर बताए हूँ, इसी कंफ्यूजन से बचने का तरीका प्रेडिकेट खोजो। तो वर्ब सही थी, ये पूरा पोर्शन क्या बन जाएगा? प्रेडिकेट। और आपको देखना प्रेडिकेट किसके बारे में बात कर रहा है। तो इज स्लैश आर इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग क्या है बेटा? स्टोरीज इंटरेस्टिंग है कि लिखना इंटरेस्टिंग है? तो लिखना इंटरेस्टिंग है, कह रहा भाई स्टोरी लिखना इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हमें क्या करना होगा? टू राइट को एज ए सब्जेक्ट हमें प्रीफर करना होगा। टू राइट सब्जेक्ट बना तो हम यहाँ इज लगाएंगे, आर को यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ड्राइविंग वेरी फास्ट, तो ये वेरी फास्ट इन सबको हटाओ, ऑन अ बिजी रोड भी हटाओ, तो ये मॉडल वर्ब, ये सब्जेक्ट बना हुआ है। अब मॉडल वर्ब का कोई नंबर जेंडर होता नहीं। मॉडल वर्ब्स जो होती हैं बेटा, इनका नो नंबर, नो जेंडर, नो केस, इनका कोई नंबर जेंडर केस नहीं होता है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एरर का हम टिक करेंगे, तो डी वाले ऑप्शन पे टिक कर लो। अगले बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा आई योर गार्जियन। आई योर गार्जियन, ये जो ऐसे जैसे हमने लिख दिया राम माई क्लास टीचर, इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। अगर मैं इसको सेंटेंस को कुछ ऐसा लिखूं तो यहाँ पर जो राम है बेटा ये नाउन है, और ये माई क्लास टीचर किसको रेफर कर रहा है? राम को ही। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं केस इन एपोजिशन। किसको? इसको हम क्या बोलते हैं? केस। अपोजिशन नहीं बेटा, एपोजिशन। एपोजिशन मीन्स होता है सिमिलर। तो अगर ऐसा केस हो तो हम इसके अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि यही जो मेन वर्ड नाउन या प्रोनाउन यहाँ लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो योर गार्जियन, इसके अकॉर्डिंग तो ये सही है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे नहीं बेटा। वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? आई के अकॉर्डिंग। तो आई के अकॉर्डिंग इज नहीं बल्कि एम लगा करता है। क्या लगता है बेटा? एम लगता है। तो आई योर गार्जियन एम नॉट प्लीज्ड विथ योर बिहेवियर, मतलब मैं आपके व्यवहार से खुश नहीं हूँ। मैं आपके व्यवहार से खुश नहीं हूँ। अगला जो हमारा सेंटेंस है बेटा, कह रहा देयर आर मैनी सन विथ हिज फ्रेंड्स। हाँ, देयर आर माई सन, हम सोचे मैनी सन कह रहा भाई,
मैं भी चाहूंगा आंसर करो, ये अलग ही मजेदार है। देखो देयर अगर कहीं भी लिखा हो बेटा तो देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, और देयर के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो उसके बाद में आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज की जाती है। किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं? नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने देखा देयर आर माई सन, विथ हो गया प्रीपोजिशन, और हिज फ्रेंड्स जो बनेगा ये क्या बनेगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगा, सन के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो देयर आर नहीं, देयर इज माई सन। बेस्ट ऑप्शन बनेगा ए। तो हमेशा ये जो वर्ब है इसके अकॉर्डिंग लगता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर देयर इज स्लैश आर नोबडी इन द गार्डन, तो यहाँ नोबडी को हम प्रीफर करेंगे। नोबडी सिंगुलर है तो हमें इज लगाना पड़ेगा, आर को हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। कह रहा देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो गया। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब ऐसे सब्जेक्ट जिनको हम केवल सेंटेंस का सब्जेक्ट मान लेते हैं, वास्तव में वो सब्जेक्ट नहीं होते हैं, मान लेते हैं अपनी तरफ से इनको सब्जेक्ट, वास्तव में नहीं है बेटा, ये केवल सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं आती, उन्हें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं, केवल इंट्रोडक्शन के लिए आते हैं। तो देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। अब सम बुक्स ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नो एरर वाले पोर्शन पे टिक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आज देखो काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें नो एरर ही है, इसीलिए बच्चे घबरा रहे हैं, परेशान हैं। तो ऐसा भी सेशन मिलना चाहिए, ऐसा भी सेशन होना चाहिए जिसमें ऐसे धड़ाधड़ क्वेश्चन मिले। अब इधर बस देखते जाओ कैसे कैसे सेशन मिलेंगे, कैसे कैसे सेशन मिलेंगे। डू शी लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स और डज शी कीप मेकिंग ऑन द सेम वन? आंसर करो। आंसर तो सेंटेंस में ही लिखा हुआ है। आंसर करो, करो आंसर करो, मैं भी देखूं एक बार आपको क्या समझ में आ रहा है इसको पढ़ के। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप कितना समझ पा रहे हो इसको। कह रहा डू शी लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स और डज शी कीप मेकिंग। सीधी बात, नो बकवास बेटा, केवल आंसर करो, बाकी चीजों पे बात करना बंद कर दो, बस केवल आंसर करना है। अभी जरूरी नहीं कि हमेशा पोल ही लगे, आंसर पे फोकस करो अभी। कह रहा है डू शी लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक। शी क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा भाई सेंटेंस का सब्जेक्ट। डू, ये जो डू लिखा है ये हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। लर्न जो लिखा है ये हो जाएगी हमारी मेन वर्ब। अब हमें पता है कि अगर किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट लिखे हों तो इनके साथ में हम वर्ब की एस या ईएस फॉर्म यूज करते हैं, और अगर किसी सेंटेंस में हमारे प्लूरल सब्जेक्ट लिखे हों तो उनके साथ वर्ब की एस या ईएस फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या डायरेक्ट हम बात करें तो इसके साथ डज यूज करते हैं, इन सभी के साथ डू। तो भाई शी के साथ डू नहीं बल्कि शी के साथ हमें क्या लिखना होगा? डज लिखना होगा। तो लिखो कि डज शी लर्न फ्रॉम हर मिस्टेक्स। इसीलिए कहा हूं कि क्वेश्चन में आंसर दिया है तो शी यहाँ लिखा तो डज ऑलरेडी यहाँ पर लिखा है। और एक बात और यहीं से समझो कि अगर किसी सेंटेंस में डू, डज या डिड, इनमें से कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए तो मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा? फर्स्ट फॉर्म आती है। अगला देखो 24। ईच ऑफ द गर्ल्स आर गुड एंड हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड इमेंसली टू आवर सक्सेस। हमने बताया ईच ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा, जैसे गर्ल्स आया, ईच ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा? प्लूरल। वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो आर नहीं, सिंपली हम क्या लिखेंगे? इज। एरर कहाँ है? बी वाले ऑप्शन में। और देखो इसी ईच ऑफ के अकॉर्डिंग ऑलरेडी हैज लगा रखा है। सम जेन्युइन इश्यू, इश्यूज ये हो गया हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट। इश्यूज प्लूरल है तो हम यहाँ पर इसको प्लूरल मानेंगे, तो एग्जिस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, ये भी प्लूरल है।
तो कह रहा सम जेन्युइन इश्यूज एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व में है विथ द न्यूली अडॉप्टेड सिस्टम, जो नया नया सिस्टम अडॉप्ट किया उसमें कुछ परेशानियां हैं, एंड नीड्स टू बी एग्जामिन्ड सीरियसली। अब बताओ, एग्जामिन जांच पड़ताल, सीरियसली गंभीरता से किसकी जांच करनी है, ये जो इश्यूज है इन्हीं को चेक करना पड़ेगा। तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो नीड्स नहीं, नीड लिखना होगा। क्यों? क्योंकि नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसी होती है बेटा? प्लूरल। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, लिखा इफ आई वॉज यू आई वुड हैव फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हिम टू द गेस्ट। ये है बेटा कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड। ये किससे है? कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, दो होते हैं, एक में इफ आए और अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आए तो अगले वाले क्लॉज में क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट आता है और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और दूसरा बनता है अगर इफ से स्टार्टिंग हो और इधर पास्ट परफेक्ट टेंस आए तो अगला जो क्लॉज होता है उसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वुड हैव और फिर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब सब कुछ आपको समझा दिया हूं, आप देखो इसको पढ़ो और बताओ कि इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये है हमारा आज का होमवर्क। ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा है आज का होमवर्क, प्यारा सा होमवर्क है, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, जो सेशन है इसको हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में एक नई कल एक नई सुबह के साथ में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ सेशन आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर आप अप्रिशिएट करो, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है, आपके अप्रिशिएशन का मुझे इंतजार रहता है। आप जब लोग कमेंट्स करके बताते हो कि हाँ सर सेशन बहुत अच्छा लगा, आपके लिए काम का ठहरा, आपकी क्लियरिटी आई कॉन्सेप्ट्स में, तो कहीं ना कहीं इसको पढ़कर मन में बेटा एनकरेजमेंट आता है, अच्छा लगता है मुझे भी। जय हिंद सभी को।